जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी का पहले कार्यकाल का पहला क्वेश्चन, जय जगन्नाथ बोले नहीं अभी। और जय जगन्नाथ के साथ वो उम्मीद करूंगा कि टंकराम जी डंक ना मारेंगे। जय जगन्नाथ सबको। हाँ, अब प्रश्न ठीक रहेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि मेरा कुछ प्रश्न है, बताने की कृपा करेंगे। क्या शासकीय सेवकों को उनकी सरकारी समितियों की रियायती दर पर रायपुर या नया रायपुर में आवासीय उपयोग हेतु भूमि का आवंटन किया गया है? यदि हाँ, तो किस किस विभाग को, किस किस संवर्ग के शासकीय सेवकों को कहां-कहां किस दर पर भूमि का विवरण सहित बताएं। क्या रियायती दर पर शासकीय भूमि का आवंटन भेदभाव किया जाता है? यदि हाँ, उत्तर आने दूं? अब बैठ जाओ अच्छा। ना। मंत्री जी, मैं सोचा एक ही साथ पढ़ दूंगा। मंत्री जी सही, पुरिंदर जी मंत्री जी सही ही बताएंगे। पहले जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच किसी को। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक का प्रश्न शासकीय सेवकों की जो सहकारी समिति उनको जमीन भूमि आवंटन का है। माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि शासन के द्वारा शासकीय सेवकों की सहकारी समितियों को रियायती दर पर नया रायपुर में शासकीय भूमि आवास हेतु आवंटित की गई है। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा निर्माण सहकारी समिति इनको नया रायपुर, तहसील रायपुर, शेरी खेड़ी में पटवारी हल्का नंबर 77, कुल रकबा 12.128 हेक्टेयर के टुकड़े 15 एकड़ को शासन के गाइडलाइन 2018-19 के अनुसार आवंटित किया गया है। और ये राज्य प्रशासनिक सेवा गृह निर्माण समिति इनका खुद का समिति है। ये भूमि आवंटन शासन के नियमानुसार उनको दिया गया है। और अखिल भारतीय सेवा श्रेणी के आईएएस जो हैं उनको भी रायपुर, तहसील रायपुर, ग्राम शेरी खेड़ी, पटवारी हल्का नंबर 42, कुल रकबा 20.24 हेक्टेयर, गाइडलाइन 16-17 के अनुसार राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक F4/65/7/1/2016 दिनांक 30/6/2016 के अनुसार भूमि आवंटन किए गए। इनको छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को ये जमीन दिया गया है, वो डेवलप करके इनको आवंटित किया जाएगा। और साथ ही ये जो अखिल भारतीय सेवा श्रेणी को जो जमीन आवंटित किया गया है, इसमें उच्च न्यायालय के उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी भी इस भूखंड को ले सकते हैं, इसमें उनको भी आवंटित किया जाएगा। और तीसरा, नया रायपुर में जो संचालनीय अधिकारी की जो समिति है उनको भी शेरी खेड़ी, पटवारी हल्का नंबर 77 में खसरा नंबर 433/1 और खसरा नंबर 680/1 के कुल 7.115 हेक्टेयर भूमि को दिया गया है। ये भी भूमि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल रायपुर को दिया गया है। ये डेवलप करके उनको भूमि आवंटित करेंगे। क्या रियायती दर पर शासकीय भूमि का आवंटन में भेदभाव किया जाता है? यदि नहीं, तो संचालनीय अधिकारियों की गृह निर्माण सहकारी समिति का आवंटन क्यों नहीं किया गया? कब तक किया जाएगा? यदि नहीं किया जाएगा तो क्यों नहीं किया जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, शासन के जो गाइडलाइन है उसके अनुसार जमीन आवंटन किए जाते हैं। इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। जो जमीन का जो मूल्यांकन होता है
उनके भू भाटक और प्रीमियम के हिसाब से उनको जमीन दी जाती है। और अभी कब तक दिया जाएगा, ये एक प्रश्न किया है कि गृह निर्माण समिति को आवंटन किया, यदि नहीं तो कब तक किया जाए। तो संचालनीय जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको आवंटन किया जा चुका है। चलिए, उनका खत्म नहीं हुआ है। हाँ हाँ, किन किन संस्थानों को रियायती दर पर भूमि का आवंटन किया गया है? रियायती दर पर भूमि आवंटन करने की नीति क्या है, बताने की कृपा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जिला कार्यालय से हमको जो सूची मिली है कि किन किन संस्थानों को रियायती दर पर भूमि आवंटन किया गया है, ये प्रश्नोत्तरी पुस्तिका में उनकी सूची संलग्न है। करीब 50 लोगों की सूची है और रियायती दर पर भूमि आवंटन करने की नीति, इनका भी पृथक से जानकारी दिया गया है। बहुत सारे नियम शर्त होते हैं, उन नियम शर्तों के अधीन संस्थाओं को, समाज सेवी संस्थाओं को, शैक्षणिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराया जाता है। उनका कहने का मतलब है सामान्य और विशेष शर्त में कितना फर्क है? जवाब में आया सामान्य शर्त और विशेष शर्त, ये दोनों में कितना फर्क है मूलभूत? माननीय अध्यक्ष महोदय, उस जमीन के उपयोगिता और उस जमीन को लीज पे लेने के उद्देश्य के अनुसार उसमें रियायती दर उसमें लागू होता है। जैसे शैक्षणिक संस्था है तो उसके लिए कम, हॉस्पिटल के लिए भी। ठीक ठीक, समझ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 7/8/2019 को छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी संघ द्वारा लिखे गए पत्रों पर क्या कार्रवाई की गई? माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा की जो सहकारी समिति है उसको तो जमीन आवंटित किया जा चुका है और इन्होंने अपना जो प्रीमियम राशि है करीब 6 करोड़ रुपया ये भुगतान भी कर चुके हैं। इनको बल्कि अब भूमि जो है इनकी समिति के द्वारा अलग अलग जितने आवेदन किए हैं उनको आवंटित करने वाले हैं। चलिए धर्मजी जी, आप पूछ ले। सर, ये भूमि आवंटन का मामला है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके विभाग में रायपुर में विधायकों और सांसदों को भी जमीन देने के लिए कोई प्रस्ताव आपके पास है? यदि है तो क्या आपने दे दिया? अगर नहीं दिया है तो क्या आप उनको देंगे, और देंगे तो कब तक देंगे? नए विधायक जो अभी जीत के आए हैं और सांसदों को। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायकों और सांसदों के लिए अभी जगह चिन्हांकित नहीं किया गया है। जमीन देख रहे हैं नया रायपुर के ग्राम नकटी, वहाँ पे देख रहे हैं, प्रक्रियाधीन है, अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। महोदय, ये मामला बहुत दिन से आपके समक्ष विचाराधीन है। नकटी हो या जहाँ भी हो, आप कम से कम इनके लिए भी ख्याल रखिए। जब सबको दे रहे हैं तो इसमें बहुत से विधायकों को भी अलर्ट हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, उनको राजधानी में रहने के लिए एक व्यवस्थित जगह मिल जाएगा। तो आप मुझे ये बताने की कृपा करें, देख रहे हैं नहीं, आप ये बताइए कि कितना जल्दी इसमें कार्रवाई कर लेंगे। ये अगर थोड़ा समय सीमा बता सकते हैं तो बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये विषय हमारे संसदीय कार्य मंत्री और आपके भी जानकारी में है। ठीक, और ये प्रक्रिया को जल्दी पूरा करके आगे आवंटन की कार्रवाई। चलिए राजेश जी पूछिए। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने जो जमीन अलॉटमेंट की है वह जमीन पूरा के पूरा खसरा आपने बताया है, तो डेवलप कौन करेगा और क्या रेट पे दी?
माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जमीन आवंटित की गई है, छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा निर्माण सहकारी समिति, इसको सीधे तौर पे ये जमीन दी गई है। इनका डेवलप करने का काम राज्य प्रशासनिक सेवा सहकारी समिति का है, और जो अखिल भारतीय सेवा श्रेणी को जो जमीन आवंटित की गई है, इनको छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को दिए हैं। डेवलप करना ये उनका काम है। उसी तरह से संचालनिक कर्मचारियों के लिए जो भूमि आवंटन किए हैं, इसको भी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को दिए हैं। ये डेवलप करके माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने रेट पूछा दो। पहला था हाउसिंग बोर्ड को आपने जमीन अलॉटमेंट की, हाउसिंग बोर्ड वाले उनको प्लाट काट करके प्लाट देंगे, प्लाट का रेट का निर्धारण करेंगे। जो भी हाउसिंग बोर्ड के अंदर डेवलपमेंट चार्ज होगा, जो भी होगा लेगा। ये जो समिति को दिया सीधा एकड़ के हिसाब से, उसका डेवलपमेंट, उसका रेट क्या था वो बता दें बस। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ विधायक ने जो जमीन अलाट किए हैं, उनके मूल्य निर्धारण की जानकारी चाहिए है। इसकी जानकारी मैं माननीय विधायक को पृथक से उपलब्ध कराऊंगा। उमेश पटेल माननीय उपलब्ध करा देंगे आप। उपलब्ध नहीं, इसके अंदर जो बात है कि अगर सरकारी कर्मचारियों को रियायत दर पे आपने जमीन दी, तो उसका रेट एकड़ के हिसाब से लिया कि प्लाट के हिसाब से लिया? स्क्वायर, क्योंकि नई राजधानी का पूरा डेवलपमेंट जब रायपुर विकास प्राधिकरण, नया रायपुर विकास प्राधिकरण कर रहा है और उसके पूरे डेवलपमेंट में पैसा वो खर्च कर रहा है, रोड वो बना रहा है, गार्डन वो बना रहा है, सीवरेज सिस्टम वो दे रहा है, पानी वो दे रहा है, तो यह क्षेत्र का लगा हुआ हिस्सा इसकी वाटर सप्लाई से लेके ये कहां सुनिश्चित करेगा? क्या आपस में सामंजस्य हुआ है क्या? मेरा पूछने का तात्पर्य है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आवासीय कॉलोनी जो आवंटित की गई है, उसको डेवलपमेंट छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल करेगा, और इनकी जो राशि है ये एकड़ के हिसाब से लगा कि स्क्वायर फीट के हिसाब से। ये 2017, 18, 18-19 का प्रकरण है, तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। नहीं अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना ही पूछने का तात्पर्य है कि अगर आपने जमीन दी, रेट में जो भी दी, लगा हुआ जो पूरा वाटर सप्लाई से लेके ड्रेनेज सिस्टम से लेके सब कुछ का, क्या वहां पर नया रायपुर अथॉरिटी से उसकी परमिशन लेकर के भविष्य में वहां पानी की समस्या आएगी, सीवरेज सिस्टम की समस्या आएगी, क्या इनकी सहमति के आधार पर वहां कॉलोनी डेवलपमेंट के लिए आपने जमीन दी? मेरे कहने का तात्पर्य यह कि भविष्य में जिस प्रकार से रायपुर के चारों तरफ कॉलोनियां बस गई और वहां पानी नहीं पहुंचा पाए, ऐसा नया रायपुर का एक मास्टर प्लान बना हुआ है, और उसमें अगर ये सोसाइटियों को जमीन देंगे तो नया रायपुर से कम कंसल्ट लेना चाहिए कि फ्यूचर में वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम, इन सब के लिए उनके डेवलपमेंट आप कम रेट में दें। लेकिन जो एक 21वीं सदी का नया रायपुर बसा है, वो ऐसा नहीं हो कि चारों तरफ इसी टाइप का डेवलपमेंट खड़ा हो जाए। जो कल्पना हम कर रहे थे वो कल्पना चूराचूर हो चलिए सुझाव ले लेंगे। श्री उमेश पटेल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न करने से पहले मैंने आपको भी इसका डिटेल दिया है। आज माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न पे उत्तर दिया है कि 141.23 हेक्टेयर भू अर्जित किया गया है, और यही प्रश्न मैंने जब बजट सत्र में लगाया था पिछले बार, तो वहाँ उत्तर आया था 820.783 हेक्टेयर। और उसी सत्र में मैं जब अतारंकित प्रश्न लगाया था अध्यक्ष महोदय, तो वहाँ उत्तर आया था 143.533 हेक्टेयर निजी भूमि। माननीय अध्यक्ष महोदय, सेम प्रश्न, सेम मंत्री जी, और उत्तर तीनों बार अलग अलग। अब इस तरह के जवाब में हम लोग क्या प्रश्न आगे पूछे अध्यक्ष महोदय? आप ही कृपया इसमें हमें बता दीजिए कि किसको उत्तर हम लोग माने, किस उत्तर को सही माने, किस उत्तर को सही नहीं माने, क्योंकि ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ बहुत साल पहले हो गया है, और इस प्रश्नावधि में तो कोई और अधिग्रहण होना नहीं है।
2022 में पूर्ण हो गया है और अधिग्रहण तो 16-17 में पूरा हो गया है। मंत्री जी आज की क्या स्थिति है बता दें, अद्यतन स्थिति। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ विधायक ने जो प्रश्न पूछे हैं कि रायगढ़ जिले के NH 200 में कितनी भूमि अर्जन किया गया है, कितना लंबित है, कितने प्रक्रियाधीन है, कितने मुआवजा का वितरण हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बताना चाहूँगा कि रायगढ़ जिले के NH 200 अनुभाग रायगढ़ के अंतर्गत 13 ग्रामों की निजी भूमि कुल रकबा 68.480 हेक्टेयर और अनुभाग खरसिया के 18 ग्राम की निजी भूमि कुल रकबा 72.750 हेक्टेयर, कुल मिलाकर के 141.23 हेक्टेयर भूमि का अर्जन किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही तो प्रश्न है मेरा। अभी माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि 141.23 हेक्टेयर निजी भूमि अर्जित की गई है। आपने ही उत्तर दिया है, आपके ही प्रश्नकाल में पिछले बजट सत्र में लगाया था। इसका डेट है 17 फरवरी। ये विधानसभा का प्रॉपर्टी है अध्यक्ष महोदय, आपको मैंने कॉपी दे भी दिया है। इसमें इन्होंने दिया है 143.533 हेक्टेयर। और अतारांकित प्रश्न जब मैंने पूछा था उसी सत्र में 24 फरवरी को, वहाँ उत्तर आया है 820.788। ये आपके ही उत्तर है और ये विधानसभा की प्रॉपर्टी अध्यक्ष महोदय। मैंने तो आपको तीनों उत्तर दिए हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि भैया इसमें से कौन सा उत्तर सही है। 820 और 143 तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आप कृपया बता दीजिए क्या करें इसमें। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये दोनों जानकारियों में अंतर क्यों है, इसको मैं एक बार चेक कराऊंगा कि अभी जो हम 141 बता रहे हैं, बाद में 143 बताए, फिर 820 आया, तो ऐसा क्यों हुआ, इसको मैं एक बार चेक कराता हूँ, कितनी बड़ी अंतर क्यों आई। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो प्रश्न संदर्भ समिति में जाने योग्य है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं इसी में 141 इसके आधार पे प्रश्न बनाता हूं। लेकिन ये लगातार हो रहा है अध्यक्ष महोदय, अंतर अलग अलग आ रहा है, हर बार प्रश्न उत्तर में अलग अलग उत्तर आते हैं। ये विधानसभा को लगातार अलग उत्तर, आप लोग या तो अपने किसी अधिकारियों को इसके ऊपर कार्रवाई करें कि इस तरह से क्यों हो रहा है। आपके अधिकारी अलग अलग उत्तर दे रहे हैं, एक स्टैंडर्ड सेट करिए आप, किस तरह से अलग उत्तर, विधानसभा को इस तरह से गुमराह ना किया जाए। नहीं उमेश जी, यदि जवाब से आप असंतुष्ट हैं और जवाब को गलत मान रहे हैं तो उसके लिए अन्य प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में आप आ जाएंगे तो उसका निराकरण हम कर देंगे। नहीं अध्यक्ष महोदय, लगातार हो रहा है ये, ठीक है ना, उसका निराकरण अब विधानसभा निराकरण ही करेगा। आप उस प्रक्रिया में आ जाए तो उसका निराकरण करा देंगे। श्री अजय चंद्राकर जी। नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं आगे इसमें प्रश्न करना चाहता हूँ। नहीं, अब आपको शंका है गलत है तो इसका उत्तर आने के बाद ही तो हो पाएगा। तो इसकी प्रक्रिया आप कर लें, उसमें हम प्रक्रिया में आगे बढ़ जाएंगे। सर अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि 141 और 143 में तो थोड़ा बहुत विचलन चल जाता है, 820 में कहाँ से विचलन आएगा। ये इसके लिए तो एक अलग ही प्रक्रिया आपको और विधानसभा के जो भी आप निर्णय करें उस करना पड़ेगा। 141 अभी आया है, 143 17/2 को आया है, 820 फर्क जवाब में फर्क है, इसलिए तो बोल रहे हैं कि उस प्रक्रिया में आ जाए तो हम इसका निराकरण करेंगे। तो आप इसमें आधा घंटा चर्चा। ये प्रश्न मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए लगातार लगा रहा हूँ। आप लिख के दे दीजिए, हम उसका निराकरण करेंगे। आप जो भी चर्चा मांगते हैं। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ जी, मैं इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, मैं लगातार इसको लगा रहा हूँ क्योंकि चर्चा में आ नहीं रहा है। तो अगर या तो आप मुझे आधे घंटे की चर्चा दे दें इस पे, और या तो फिर मैं इसी में और चर्चा कर लेता हूँ 141 को सही मान के। आप यदि प्रश्न इसमें करना चाहते हैं तो प्रश्न कर लीजिए। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो सर्वे हुआ था इसका NH 200 का, ये जो पहले सर्वे हुआ था वो किसी और डायरेक्शन में था। उसके बाद सर्वे को बदल दिया गया, सर्वे को नए डायरेक्शन में किया गया और नए सर्वे के हिसाब से रोड बन गया है। लेकिन जो पुराना सर्वे था उसमें आज भी प्रतिबंध लगा हुआ है। वो प्रतिबंध कब तक हटाएंगे?
माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़क के लिए जो जमीन अधिग्रहित की गई थी, माननीय सदस्य जानना चाह रहे हैं कि जो 100 फीट की जो जमीन प्रतिबंधित उस समय सिकी गई थी, जब इसका निर्माण शुरू होने से पहले, अभी भविष्य में उस सड़क का और विस्तारीकरण होगा, जब विस्तारीकरण होगा तो फिर से भूमि अर्जन करना ना पड़े, इसके लिए उस जमीन को अभी भी प्रतिबंधित किया गया है। आप जो उत्तर दे रहे हैं ना, उसी जमीन के 100 फीट की बात कर रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो पुराना सर्वे हुआ था, जैसे अमली भौना से कोसम नारा होते हुए एनएच को जोड़ना था, ये पुराना सर्वे है। नया सर्वे के हिसाब से वो अमली भौना और कोसम नारा उस लाइन में आ ही नहीं रहे, लेकिन आज भी वहां खरीदी बिक्री में प्रतिबंध है, क्योंकि आपने उस समय से प्रतिबंध लगा के रखा है, जो आज तक रिलीज नहीं हुआ है। इसे कब तक रिलीज कर देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो प्रश्न कर रहे हैं कि पुरानी एक नई सड़क जिसके लिए जमीन अधिग्रहित की गई है, लेकिन उसमें अभी सड़क का काम नहीं हुआ है, पड़ा हुआ है, प्रतिबंधित है, ये मेरी जानकारी में नहीं है। इसको मैं मंगवा लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं उसको प्रक्रिया में ले लेता हूँ कि जहाँ पे निर्माण नहीं हुआ है उसको प्रतिबंध से कैसे हटाएंगे, मैं इसको ले लूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये क्या आपके जानकारी में ये आया कि जो जमीन है जिसको अधिग्रहित किया गया, उसमें आपने उत्तर में दिया है कि किसी तरह के कोई भी ऐसी जमीन जो उस मुआवजे के प्रकरण में नहीं आ रहा था, उसको मुआवजा नहीं मिला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जमीन है 362/2, लिख लीजिए, 362/6, 362/25, ये प्रभावित हो ही नहीं रहा है और इनके नाम पे लगभग 2 करोड़ का मुआवजा बना है। इनका नाम है अनूप अग्रवाल, रायगढ़ निवासी है ये। इनके नाम पे 2 करोड़ का मुआवजा बना हुआ है। ये इसी तरह से अध्यक्ष महोदय 361/6, इसके जगह पे 361/1 को मुआवजा दिया गया है। ये क्या आप जानकारी निकलवा के, अगर ये गलती की गई है तो इस पे रिकवरी और उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे? इस सड़क के निर्माण के संबंध में ये 2005 का प्रकरण है और 2005 से शुरुआत हुई थी और 2022 में ये कंप्लीट हो गया है। अभी माननीय सदस्य ने जो शिकायत किया है कि 362/2625 और 361/6 के जगह 1 को मुआवजा मिला है, इस प्रकरण को मैं दिखाऊंगा और जांच करा लीजिए उसको। ठीक है, मुआवजा करा के मैं इसको गलत आदमी को मुआवजा मिल गया बोल रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने उत्तर में दिया है, वो खसरा नंबर आपने उसमें उत्तर में दिया है कि उनको मुआवजा मिला है, जबकि वो जमीन रोड के कहीं दूर पे है और ये साठ-गांठ करके, वहां अधिकारियों से साठ-गांठ करके उन्हें 2 करोड़ का मुआवजा मिला है। ये तो एक प्रकरण है, ऐसे कितने प्रकरण होंगे? और अगर आप जांच कराएंगे तो पूरा जांच कराएंगे क्या? इस तरह की पूरी कहीं गलती तो नहीं है? और अगर जांच में सही निकला तो उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विधायक की शिकायत को बहुत गंभीरता से लेता हूं और जो मुआवजा में गड़बड़ी बता रहे हैं, चलिए इसकी शिकायत करें, गंभीरता से जांच कराइए। अजय चंद्राकर जी, क्रमांक 3। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रहे हैं, भूपेश बघेल जी भी सुशोभित किए हैं उस पोस्ट को। मेरा प्रश्न राष्ट्रीय खेल अभी हुआ उससे संबंधित है। इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आप परिशिष्ट को देखें तो 4 खेल ऐसे हैं जिसका चयन राष्ट्रीय चयनकर्ताओं ने किया। जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने, इंडियन काइकिंग एसोसिएशन ने, भारतीय कुश्ती महासंघ ने, उसू एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने। छत्तीसगढ़ की टीम का सिलेक्शन उन लोगों ने किया है और चयनकर्ता आपने बताया नहीं, चयनकर्ता की योग्यता आपने बताई नहीं। आपको 1-2 चीज बता देता हूं। बीच हैंडबॉल, आप जिन जिन खेलों में भाग लिए हैं
बीच हैंडबॉल के एक चयनकर्ता में मोहम्मद अकरम खान का नाम दिया है, तो वो वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं, आपको बता देता हूं। फिर कलारीपट्टू प्रदर्शन में शामिल हुआ, तो उसको सीनियर रैंकिंग के खिलाड़ियों द्वारा सीधे चयन किया गया। खेल छत्तीसगढ़ में कहां होता है कलारीपट्टू, जिसको दिल्ली से आदमी आज चयन किए? आपने लिखा है इसमें, कुछ चीजें बता देता हूं आपको पढ़ के परिशिष्ट से। एक तरफ है साइकिलिंग का चयन सीधे दिल्ली वालों ने किया, साइकिलिंग टीम का छत्तीसगढ़ का, और कोचिंग कैंप आपने उसका लगाया दिल्ली और भोपाल में। दिल्ली और भोपाल में बोलता हूं, कोई कोचिंग कैंप नहीं लगाया, कोई सिलेक्शन नहीं किया उसका, कुछ नहीं हुआ। अब काइकिंग और केनाइकिंग दिल्ली वालों ने चयन किया टीम को, आपने कोचिंग कैंप लगाया दिल्ली और भोपाल में। इसको बताने के पीछे आशय यह है माननीय अध्यक्ष महोदय कि टीम भेजने में कहीं कोई गंभीरता, कहीं कोई नियंत्रण, कहीं कुछ नहीं था। अब मैं आपको प्रश्न पूछ लेता हूं इस स्थिति को बताने के बाद। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ या भारतीय ओलंपिक संघ में कितने खेल मान्यता प्राप्त हैं, और छत्तीसगढ़ ने उन मान्यता प्राप्त कितने खेलों में भाग लिया, और कितने ऐसे खेल हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं उसमें भाग लिया राष्ट्रीय खेल में? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि नेशनल गेम भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा जो चिन्हांकित राज्य दल जो खेल है वो उसमें भागीदारी लेता है, और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ जो है ये प्रतिनिधित्व करता है, और इनमें जैसे खिलाड़ियों का चयन बताए तो कुछ खेल ऐसे हैं राष्ट्रीय स्तर पर उसका चयन होता है और कुछ राज्य स्तर पे। मैं आपके प्रश्न के उत्तर में पहुंच रहा हूं। नेशनल गेम में ये जो खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया है, इसमें हमारे खेल युवक कल्याण विभाग, मैं चयन प्रक्रिया और बाकी चीजों का एक उदाहरण दिया आपको, जो गड़बड़ियां हैं उसका, कि कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है। मेरा मूल प्रश्न ये है, ओलंपिक संघ में, भारतीय ओलंपिक संघ के हिसाब से छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ चलता है। कितने अभी राष्ट्रीय खेल हुए देहरादून में, ओलंपिक संघ में मान्यता प्राप्त कितने खेलों में छत्तीसगढ़ ने भाग लिया? एक। और कितने ऐसे खेल में भाग लिया जो छत्तीसगढ़ से ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त नहीं है? ये पूछा था। मतलब छत्तीसगढ़ में 32 ओलंपिक संघ हैं, और अभी जो 32 ओलंपिक संघ है, 32 खेल संघ हैं, और अभी जो वहाँ पे देहरादून में जो अभी ओलंपिक हुआ उसमें 27 खेलों में हमारे छत्तीसगढ़ के प्रतिभागियों ने भाग लिया। हम दोनों सगे भाई हैं माननीय टंकराम जी, किसी कुंभ मेला में मिले। मैं फिर से प्रश्न दोहरा देता हूं आपको, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त कितने खेल हैं जिसमें छत्तीसगढ़ ने भाग लिया, और कितने ऐसे खेल हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है उसमें भाग लिया? ये पूछ रहा हूं, तब तो आगे पूछूंगा मैं आपको। इसको वो 27 खेल तो इसमें लिखा है जो आप बताए हो, उसमें मैं पढ़ रहा हूं उसमें। माननीय अध्यक्ष महोदय, देहरादून में जो हुआ उसमें 27 खेलों में हमारे छत्तीसगढ़ की टीम ने भाग लिया। साहब माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस बात से सहमत हूं, 27 खेल में भाग लिया परिशिष्ट में। मैं आपको इसीलिए मैं ये पूछ रहा हूं, बहुत सीधा बहुत छोटा सा प्रश्न है। इन्होंने उत्तर में क्या दिया है कि ओलंपिक संघ ने सब देखा, जो प्रशिक्षण है, किराया है, दैनिक सूट, ट्रैक सूट, मोजा वोजा सब लिख दिया। मैं ये जानना चाहता हूं 27 खेल में, अब और क्लियर कर देता हूं, 27 खेल में कितने खेल हैं जो ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त है, और कितने खेल हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है? उसके बाद मेरा आगे का प्रश्न बनेगा। नहीं मालूम तो नहीं मालूम बोल दीजिए, तो फिर मैं दूसरा प्रश्न करूंगा।
उपलब्ध करा देंगे। अरे इसमें क्या, ये तो बहुत छोटा विषय है। चलिए आप दूसरे प्रश्न में आइए। तो इसके बगैर उसका कुछ तो बोल दे, बाद में कुछ इसका क्लियर मैं कर दूंगा। है क्लियर बहुत कर सारे देंगे। खेल हैं। आप अच्छा चलिए भाई, क्लियर कर देंगे। आप थोड़ा आगे तो बढ़ो। अरे मैं आपसे थोड़ा संरक्षण इसलिए पूरा चाहूंगा। संरक्षण है आपको। क्या है भाई साहब, कभी कभी प्रश्न का उत्तर भी मिलना जरूरी रहता है। नहीं, जरूरी है। कभी कभी नहीं, रोज हर प्रश्न का पूरा उत्तर मिलना चाहिए। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, चलिए उसको छोड़ दिया, नहीं बता रहा हूँ उत्तर। नहीं चलिए, अब वो माननीय का निर्देश हो गया आगे बढ़ने का। 3 को मान्यता नहीं है, आप- 24 शेष को मान्यता है। अच्छा, फिर पूछूंगा कि मान्यता नहीं हो उन खेलों में आपने कितना खर्चा किया, तो फिर उलझ जाएंगे अपन, इसलिए रहन दीजिए उसको। आपने लिखा है प्रश्नाधीन अवधि में राष्ट्रीय खेलों में कुल 64 खिलाड़ियों को नगद प्रोत्साहन राशि दी गई। उत्तर पढ़ लीजिए, आपने दिया है। और आज पेपर में है कि आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत करेंगे आज। तो आपने कौन से खेल को दे दिया है पैसा? वो जो है खेल में भाग लेने के लिए, वहां जाने के लिए, भोजन के लिए, सुविधाएं के लिए वो पैसा माननीय अध्यक्ष दिया गया महोदय, है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उत्तर आप पढ़ लीजिए। मैं फिर से, प्रश्नाधीन अवधि में राष्ट्रीय खेलों में कुल 64 खिलाड़ियों को नगद प्रोत्साहन राशि दी गई। अच्छा, प्रोत्साहन राशि कितनी दी गई ये बता दीजिए। चलिए, 62,60,100 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। और जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि खिलाड़ियों को निम्नानुसार नगद पुरस्कार प्रोत्साहन राशि की सुविधा दी जाएगी। एक्चुअल में ये थोड़ा सा गलती, दी जा रही नहीं, दी जाएगी आज। अच्छा, आप जो छापे हो उसी में तो बोलूंगा मैं भाई, आज दी जाएगी। आज तो आप तो इसीलिए और ये मैं जो पढ़- 62 लाख है वो अच्छा, प्रोत्साहन तीसरे- राशि दिया गया था। तीसरी कि बात, वहां आप- जाएं। तीसरा प्रश्न आप ये बता दीजिए, छोटा वाला। आपने लिखा है कि ओलंपिक संघ देता है यात्रा किराया, दैनिक भत्ता, ट्रैक सूट, बैग, ब्लेजर आदि। तो इसमें 2 चीजें हैं। पहला कि आप ओलंपिक संघ को अनुदान देते हैं, तो किन किन बातों के लिए अनुदान देते हैं, एक। दूसरा, आपने पूरे प्रश्न में प्रशिक्षण शिविर लगाए हैं, तो कोच को कितनी राशि देते हैं, आपके पास कितने कोच हैं, उसको हायर किए थे, उस अवधि के लिए बुलाए थे, कितना पैसा उसमें खर्च किया है, किसी खेल को टोटल बता दीजिए मुझे। 27 खेलों में हमने कोच के लिए इतना पैसा खर्च किया करके। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोच जो है हमारे पास कुछ नियमित हैं, कुछ संविदा के हैं, और किसको कितनी कितनी राशि दी गई इसका मैं अलग से आपको अलग से जानकारी दे बताएंगे, सकता हूं। लेकिन इसको ये बता दीजिए डायरेक्ट में, ओलंपिक संघ को कितना अनुदान आप देते हैं? उसके खेल आयोजन के हिसाब से उनका अनुदान होता है, कोई उनका फिक्स नहीं होता है कि इनको 50 लाख देना है, कितना देना है। चलिए भाई, चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये बता दूं, और मैं पढ़ता, एक उदाहरण भर के लिए बता देता हूं। शूटिंग में परमपाल सिंह गुरोन रजत पदक जीता है। आप बताएंगे कहां के रहने वाले हैं, कहां के खिलाड़ी हैं? इतना बता दीजिए, पता करके, अधिकारी लोग हैं, पदक जीते हैं, कहां के रहने वाले हैं, कौन कब कोचिंग में भाग लिए, कौन से स्टेट के रहने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ के हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक एक खिलाड़ी के बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानता था नहीं बताएंगे उसको, वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले ही नहीं, और छत्तीसगढ़ की टीम से उन्होंने खेला है, और छत्तीसगढ़ से आज उसको इनाम मिलेगा। मैं आप इस प्रश्न के माध्यम से आपसे पूछने जो कहना चाहता हूं वो ये है, उस दिन मैंने खेल विभाग के अनुदान में मांगों में यही बात कही थी कि खेल में जो इस तरह की घटनाएं हैं और इस तरह की स्थितियां हैं उसको आप ठीक करिए। जो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, सब एडाकिज्म में चल रहा है। चलिए दिलीप लहरिया माननीय जी। अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि खिलाड़ी 2 तरह के, एक तो राज्य से बाहर के खेलते हैं और हमारे राज्य के दूसरे राज्य में जाकर के खेलते हैं। मूलतः यह है कि देखिए, आपने इसमें उत्तर दिया है, बात दूसरे राज्य से खेलते हैं उसमें कोई जानकारी नहीं है आपके पास, अब कहां से जानकारी आ गई? नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। इसमें तो आपने बताया कि बाहर से खेलते हैं उसकी कोई जानकारी नहीं है करके।
छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए या 6 माह रहना चाहिए, या जो यहाँ पे नौकरी पेशा कर रहे हैं, वो नौकरी भी नहीं कर रहा है, शासकीय सेवा में है, नौकरी भी नहीं कर रहा है वो लोग खेल सकते हैं। और यहाँ के जो खिलाड़ी यहाँ क्वालिफाई नहीं होते, सिलेक्शन नहीं होता, वो दूसरे स्टेट में जाके प्रयास करते हैं, वहाँ पर उनका सिलेक्शन होता है, दूसरे स्टेट से भी वो जो खेलते मैं हैं। नाम लिया छत्तीसगढ़ का खिलाड़ी नहीं है ना, नौकरी पेशा है माननीय अध्यक्ष महोदय, चाहे जांच करवा दे। अब ये बोल रहे हैं, खुद ही प्रश्न पैदा कर दिए कि जो हमारे खिलाड़ी भी बाहर राज्य से खेलते हैं करके, इसमें उत्तर दिया है कि हमारे राज्य से जो बाहर खेलते हैं उसकी हमारे पास कोई जानकारी या संधारण नहीं रहता। तो दोनों बातें कहाँ होती है? वो हमारे बाहर के जो खिलाड़ी हैं खेल सकते हैं यहाँ भी, पर बताया उसका शर्त है कि भाई शासकीय सेवा में हो। चलिए ठीक है। दीप जरिया जी क्रमांक 4। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में कितने नए ट्रांसफार्मर लगाया गया, पोल लगाया गया और नए उपकेंद्र और सब स्टेशनों का विस्तार किया गया, कितने स्टेशन नए बनाए गए? मस्तूरी विधानसभा में कुल 130 ट्रांसफार्मर स्वीकृत हुए थे, जिसमें अभी तक 100 पूर्ण कर लिए गए हैं और बाकी 28 अपूर्ण की जानकारी आपको जब आंसर दिया गया तब था, लेकिन आज की स्थिति में बता रहा हूं कि इसमें 6 कार्य और पूर्ण हो गए हैं और 22 ये कृषि पंप के लिए हैं। तो ये आगामी वित्तीय वर्ष में ये 22 कार्य पूर्ण हो जाएंगे। उसी तरह से अतिरिक्त पोल 2407 स्वीकृत थे, जिसमें 1236 पूर्ण हो गए हैं और 1130 ये बचे हैं। इसको भी आगामी वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा और सब स्टेशन क्षमता का विस्तार 37 स्वीकृत हुआ था, जिसमें 17 पूर्ण हो गए हैं और 19 बाकी हैं और ये जून 2025 तक ये पूर्ण कर लिए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय जी, इसी में मेरा प्रश्न है कि लगातार जैसे उत्तर में आया है कि 418 ट्रांसफार्मर खराब हुए हैं, तो क्या ये ट्रांसफार्मर का जो जहां से आता है क्या ये डुप्लीकेट है? जैसे ही लगता है उसके बाद जैसे लाइनमैन घर पहुंचते हैं फिर से उड़ जाता है धाए से, तो फिर से फोन आता है कि भैया जो लगा है फिर उड़ गया धाए से। तो ये जो साय नहीं उड़ना चाहिए माननीय अध्यक्ष महोदय जी, कम से कम ये जांच हो कि सही ट्रांसफार्मर लगे। और जो हमारे मस्तूरी क्षेत्र में लगभग प्राय सभी गांव में जो वायर खराब है, जर्जर है, पोल झुका हुआ है, कभी भी माल जन का हानि हो सकता है, तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये कब तक व्यवस्थित कर लिया जाएगा, केबल वायर का जो दुरुस्तीकरण कब तक कर लिया जाएगा? ट्रांसफार्मर ठीक है कि नहीं ये भी बता देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के विधानसभा में कुल 418 ट्रांसफार्मर खराब थे, लेकिन आज की तिथि में 418 ट्रांसफार्मर सब बदल दिए गए हैं और पूरा इनका ट्रांसफार्मर अपने विधानसभा में इनका सब ठीक है। आज के डेट में कोई चलिए, आप कोई विशेष ट्रांसफार्मर खराब हो तो माननीय मुख्यमंत्री को दे दें, उसको भी ठीक कर देंगे। हाँ, मुख्यमंत्री जी का मैं वही बोल रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जो है ठास फोन नहीं आएगा। हमारे सरकार के समय 132 केवी का सब स्टेशन मलार के लिए स्वीकृत हुआ था, जो अभी तक नहीं बन पाया और लगभग 5 वर्ष हो गए, और ये जिससे 100 गांव लाभान्वित होंगे। ये माननीय हमारे मुख्यमंत्री साहब बताने की कृपा करेंगे कि ये जो कार्य काफ़ी धीमा है, कब तक बन जाएगा? जो मलार में 132 केवी का महत्वपूर्ण सब स्टेशन जो बन रहा है,
और इसी के साथ साथ जोंधरा में, ग्राम टिकारी में और एक लिमतरा में 3 जगह और प्रस्तावित था जो सब स्टेशन बनने का। ये कब तक पूर्ण हो जाएंगे, ये बताने की कृपा करें। आपने 132 केवी का लाइन के संबंध में पूरे प्रश्न में कहीं उल्लेख किया ही नहीं। मैं इसको 132 केवी का पावर स्टेशन लगना कितना बजट लगता है, क्या राशि लगती है, ये प्रश्न संदर्भ ही नहीं है। आपने सिंपल प्रश्न किया था कितने खराब है, कब तक ठीक कर लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने साफ जवाब दे दिया। 132 को अलग से पूछना पड़ेगा आपको कि ये बिजली संबंधी है, बहुत अच्छा समस्या दूर होगा। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ जो 5 साल से नहीं बना है, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहेंगे जल्दी हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब दे रहा हूँ अध्यक्ष महोदय। चलिए, चाहे तो जवाब दे दें आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने जो मल्हार में 132/33 के भी उपकेंद्र के विषय में बात की है, मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि 30 जून 2025 तक के काम आपका, चलिए आपको काम हो गया जी। और आपका जो लिमतरा में जो है क्रमांक 5 रोहित साहू जी, लेकिन इसमें एक और था सर, इतना बड़ा काम करा लिया आप। बैठिए रोहित साहू, रोहित जी, रोहित नहीं, इंद्र शाह मंडावी जी। तारांकित प्रश्न क्रमांक 6 है। योजनाओं को 2023-24 के बजट में नवीन मद में शामिल होना बताया गया है लिखित उत्तर में, पर 2023-24 तो समाप्त हो चुका है, साथ ही 2024-25 चल रहा है, वो भी 9 दिन बाद समाप्त हो जाएगा। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या 2023-24 के बजट में शामिल था, इसलिए इन योजनाओं के अनुसार निर्माण कार्य कराया जा सकता है? यदि नहीं तो क्या 2025-26 के बजट में शामिल किया गया है? अध्यक्ष महोदय, कल माननीय वित्त मंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे अपने संबोधन में पूरे सदन को बताया था, आप शायद उस समय में ध्यान नहीं दिए होंगे। 23-24 का जो बजट था अध्यक्ष महोदय, वो बजट केवल दिखावा बजट था। हमारे सदस्यों को ये बताया गया कि आपके यहाँ इतना काम हम दे दिए हैं, चुनाव के लिए था वो आपका, समझ रहे हैं, और चुनाव की दृष्टि से किया गया था, लेकिन बजट केवल दिखाने के लिए किया गया था, उस पर कोई इंप्लीमेंट नहीं। यदि करना होता तो पहले कर दिए होते, लेकिन हमारी मंशा है कि हम कहने का मतलब नहीं, हम कर रहे हैं। अभी तो हम लोगों ने कहते हैं आपके यहाँ पर 2 योजना को कहते हैं, आपके यहाँ पर हम लोगों ने इसमें बजट में सम्मिलित किया है, और उसके साथ साथ आपका जो पुराना जो मरकाटोला का जो योजना था उसको भी हम लोगों ने स्वीकृति दिया है, जिसका लागत लगभग 22 करोड़ का है। बहुत लंबे समय तक उसका मांग था। उस योजना को आप लोगों ने कहते हैं, और अभी भी हमारा मंशा है कि मरकाटोला जलाशय का पूर्ववर्ती कार्यकाल में बंद था। माननीय भूपेश बघेल जी के वजह से उसको दिल्ली में जाके, मैं गया था दिल्ली में, उसको 18-19 करोड़ लेके आए थे, और अभी उसमें 32 करोड़ कुछ आ गए, उसको छोड़ दीजिए। आप तो अभी ये बता दीजिए कि 25-4 में कई निर्माण कार्यों के लिए बताया गया है कि प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है, इसमें और कितना समय लगेगा? प्राक्कलन तैयार कर रहे हैं उसमें, ये बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राक्कलन तैयार करने में जो समय है वो तो लग ही रहा है, और उसके राशि की उपलब्धता और इनको सबको देख करके हम उसकी वो करेंगे। अध्यक्ष महोदय, स्थल का देखेंगे, वहाँ पर पानी की स्थिति क्या है और किस तरीके से वहाँ पर हमारे या तो लैंड एक्विजिशन की स्थिति है, या फिर हमको वहाँ पर सिंचाई के वास्तव में सुविधा मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, इस सब चीज़ को देखेंगे। लेकिन हमारी मंशा है कि उन क्षेत्रों में समुचित रूप से सिंचाई की व्यवस्था हो, और उसके लिए हम लोगों ने बजट में प्रावधान किया हुआ है और हम कर रहे हैं। जितने भी जगह मैं दिया हूं माननीय मंत्री जी, सब आवश्यक है सिंचाई के दृष्टिकोण से है, और जिन कार्यों के लिए प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन बता रहे हैं, उसमें क्या है, अभी प्रक्रिया कब तक चलेगी और कब तक हो जाएगी, इसका थोड़ा बता दीजिएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाहिए है, उन्होंने केवल जो है कि कौन कौन सी योजना बजट में शामिल है इसके संदर्भ में जानकारी चाहिए। इसमें समय सीमा बताना संभव नहीं है अध्यक्ष महोदय। देवेंद्र नायक जी।
महोदय जी, मेरे को एक इसी में विषय में मेरा भी था, किसमें? इसी में है। नहीं, ये तो मोहला मानपुर चौकी का है, हिंद शाह जी का। मोहला का देवेंद्र नायक वाले में है आपका, जल संसाधन का है, बिजली वाले में। जल संसाधन। चल, पहले इनका प्रश्न आ जाए, फिर आपको अवसर देंगे। वो तो चौकी का है। आप इंद्र साहब मंडावी जी का प्रश्न समाप्त हो गया है, हम आगे बढ़ गए हैं, देवेंद्र जी के में आ गए हैं। आपको देवेंद्र वाले में पूछना होगा तो पूछ लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं, 8 अप्रैल 2023 को सेक्टर 9 इंग्लिश मीडियम स्कूल स्वामी आत्मानंद की घोषणा की गई थी। जो जानकारी दी गई है उसमें 3 स्कूल जो संचालित है उसकी दी गई है। 8 अप्रैल 2023 में जो सेक्टर 9 स्कूल को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की घोषणा की गई थी, जिसका नाम अभी बदल के शायद पीएम श्री रखा गया है, तो वो स्कूल आने वाले समय में स्टार्ट करेंगे क्या? आत्मानंद स्कूल का नाम कहीं का भी नहीं बदला गया है, बल्कि उसमें पीएम श्री जोड़ा गया है। और पीएम श्री भारत सरकार की योजना है। आपको तो खुश होना चाहिए कि पीएम श्री में आपका आत्मानंद स्कूल शामिल हो रहा है, तो उसमें भारत शासन से भी सहयोग होगा और आपके स्कूल के संचालन में और अच्छी व्यवस्था होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न वहीं पर रुका हुआ है। अभी जो स्कूल की घोषणा हुई थी 2023 में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम बनाने के लिए सेक्टर 9 स्कूल की, उसको हम आगामी समय में उस घोषणा की पूर्ति सरकार करेगी क्या? अध्यक्ष महोदय, इसका परीक्षण करा लेंगे। ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा ये आपके समक्ष बात कहनी है चाहता हूँ। जो स्कूलों की डिटेल दी गई है, कुर्सीपार स्कूल और छावनी स्कूल। छावनी स्कूल में 1175 बच्चे पढ़ते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों एक ही स्कूल में लगते हैं, शिफ्ट वाइज लगते हैं। वहाँ पर रूम्स की कमी है। जो कुर्सीपार का स्कूल है वहाँ लगभग 1500 बच्चे पढ़ते हैं और प्राइमरी विंग जो है उसमें 20 टीचर्स की पोस्ट पहले से स्वीकृत है, जिसमें 7 टीचर्स वेकेंट हैं। मिडिल में 2 पोस्ट वेकेंट हैं। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह है, क्या ये पोस्ट को आगामी समय में आप भरेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आत्मानंद स्कूल इन्हीं के समय का है और इन्होंने इसके लिए कोई नया भवन, कोई नया सेटअप नहीं किया, बल्कि बहुत पुराने स्कूल, रायगढ़ का नटवर हाई स्कूल कितना पुराना, उसमें आपने आत्मानंद स्कूल खोला। हम तो इसको लगातार अच्छा कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो जो शिक्षक थे ये प्रतिनियुक्ति में और सुविधा से भरे जाते हैं और सुविधा वाले 500 शिक्षक छोड़ के चले गए हैं, लेकिन अब हम लोग बजट में उनके वेतन की व्यवस्था कर रहे हैं। पहले तो कुछ विभाग से, कुछ आपके CSR से, कुछ DMF की राशि से लोग करते थे, लेकिन अब हम शिक्षकों की वेतन की व्यवस्था हम लोग बजट में उसका प्रावधान करके कर रहे हैं, तो और अच्छा चलेगा आपका आत्मानंद स्कूल। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जवाब मुझे दिया गया है उसके हिसाब से भिलाई विधानसभा में आने वाले 3 स्कूलों में 2020-21, 22-23 में मिलाकर 6,33,61,522 रुपए खर्च किया गया है। तो मेरे हिसाब से हम अगर पूर्ववर्ती सरकार को ये कहें कि उन्होंने व्यय नहीं किया स्वामी आत्मानंद स्कूल पे, तो ये जो डेटा इस विधानसभा के माध्यम से मिलता है वो डेटा ये बताता है कि 3 स्कूल में ही लगभग 6.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।
तो अब तो पीएम श्री हो गया है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। स्वामी आत्मानंद जी के आगे पीएम श्री लग गया है, तो हम तो कुछ कमरों की बात कर रहे हैं, 2-4 कमरे 8 कमरों में क्या हो जाता है, उस पर कोई स्पष्टता नहीं आई। मैंने आपके माध्यम से ये कहा, जो स्वामी आत्मानंद स्कूल पहले से जिसकी घोषणा हो गई थी, उसके आगे अब पीएम श्री लग गया है, तो एक और पीएम श्री स्वामी आत्मानंद स्कूल खुल जाएगा, तो उस पर क्या होगा, उस पर भी कोई जवाब नहीं आया। चलिए, मैं आपके माध्यम से एक और बात रखना चाहता हूं। हमारे यहाँ जो कुर्सी पार में स्वामी आत्मानंद स्कूल पीएम श्री है, उसमें कॉमर्स के क्लासेस नहीं लगती, बच्चों को दूर दूसरे स्कूल में जाना पड़ता है, लगभग दूरी है उसमें। तो क्या आप कॉमर्स की क्लासेस वहां पर शुरू कराएंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सेक्टर 9 निःशुल्क के विषय में कह चुके हैं कि उसका परीक्षण कराएंगे, और आपको हम अवगत कराना चाहेंगे कि पिछले साल जो 700 करोड़ बजट में प्रावधान था, इसको इस साल 25-26 में फिर 70 करोड़ बढ़ा के 770 करोड़ कर रहे हैं। तो आप उम्मीद करिए कि आत्मानंद स्कूल और अच्छे से चलेगा। और आपने जो कुर्सी पार धर्म कौशिक जी क्रमांक 8, माननीय अध्यक्ष महोदय, चर्चा की है, उसको भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, ये छोटे छोटे राशि का है, तो जवाब आ गया। अभी पूरा नहीं हुआ और जवाब भी नहीं आया। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी मुश्किल से विधानसभा का एक सवाल लगता है, और बच्चों की बात है, उनके भविष्य की बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब पूरा डिटेल आ गया है, आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ माननीय कोई जवाब। चलिए, महंत जी से पूछ लेते हैं। जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि पूर्ववर्ती सरकार ने लगभग 600 स्कूल स्वामी आत्मानंद जी के नाम से खोला था, तो पीएम श्री क्या इन सभी 600 विद्यालयों को लिया जाएगा पीएम श्री के नाम से, और क्या इनके रख रखाव और अन्य कार्य के लिए पीएम श्री योजना से राशि दी जाएगी? इतना मैं पूछना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल 751 आत्मानंद स्कूल चल रहे हैं। आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा कम बताए हैं आप। 751 और 341 स्कूल पूरे प्रदेश में पीएमश्री में शामिल हैं, उसी में कुछ आत्मानंद के स्कूल भी शामिल हैं। बाकी धीरे धीरे जैसे भारत सरकार से लक्ष्य प्राप्त होगा और भी शामिल करते जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध है, निवेदन है, वो हम सबके नेता है, सदन के नेता है, पूरी छत्तीसगढ़ की जनता आज इस क्वेश्चन आवर को लाइव देख रही है। क्षेत्र के बच्चों का मामला है, कॉमर्स के सेशन को शुरू करवाना है, जरूरी बात है, और कुछ कमरों की जरूरत है छावनी और कुर्सी पार स्कूल में। कृपया करके उसकी घोषणा करेंगे। आप शायद सुन नहीं पाए, हमने कहा कि समीक्षा करा लेंगे। चलिए, बोल दिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, समीक्षा ही की बात आई है, कोई श्री धर्मलाल कौशिक जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, ये स्कूल जतन योजना के छोटे छोटे कहीं खिड़की लगना है, कहीं दरवाजा लगना है, कहीं शौचालय का है, कहीं अतिरिक्त कक्ष का है, और इसमें 22-23 के और 23-24 के स्वीकृति है। तो जो अभी तक अनुबंध किए और अनुबंध के बाद में काम प्रारंभ नहीं किए हैं, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो काम प्रारंभ नहीं किए हैं, उनकी इच्छा नहीं है काम करने की, 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख के काम हैं, तो क्या उस एजेंसी का काम रद्द करेंगे और उसको दूसरे एजेंसी को देंगे, और जो अनुबंध किए हैं और जो काम नहीं किए उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले समय में पिछली सरकार में स्कूल जतन योजना शुरू किया गया था, और इसका उद्देश्य था कि स्कूलों का मरम्मत और अतिरिक्त कक्ष बनवाना। लेकिन इसमें भारी शिकायत हुई भ्रष्टाचार की, और उसकी जांच हम लोग करवा रहे हैं थर्ड पार्टी से, और जांच रिपोर्ट आएगी तो जो अधूरे भुगतान भी हैं वो भी किए जाएंगे, और जो काम होने लायक है नहीं है वो सब उसके बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा। चलिए,
माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस प्रकार से इसमें लीपापोती की गई है और बंदरबाट किए गए हैं, लेकिन उसमें शिकायत नहीं मिली, ऐसा आया। लेकिन आपने जवाब में भी ये लिखा है कि कुछ पूर्ण कार्यों का भुगतान विभिन्न कार्यों से शेष है। मैं एक्चुअल में वही जानना चाह रहा हूँ कि कार्य भी पूर्ण हो गए और भुगतान नहीं हुए, उसमें गड़बड़ियाँ क्या है और उनके खिलाफ में क्या कार्रवाई करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला के कलेक्टर को जांच के लिए कहा गया है, उनका जांच रिपोर्ट आने पर निर्णय लेंगे। श्री भूपेश बघेल, एक अंतिम प्रश्न, छोटा सा। आपका तो जवाब आ गया। अंतिम प्रश्न, मतलब जो कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, पहले पूछ लीजिए। मैं उसमें केवल आग्रह ये करना चाहता हूँ कि जो कार्य प्रारंभ नहीं हुए हैं उसको आप रद्द करें, और रद्द करके दूसरे को देंगे तो काम हो जाएगा। नहीं तो जो मंशा थी कि छोटे छोटे काम हो जाए, सुविधा मिले बच्चों को, वो सुविधा से वंचित है, तो उस कार्य को आप उनसे रद्द करके दूसरे को दे दीजिए। पंचायत को दे दें, आप ग्राम पंचायत को इतना अधिकार दिया है 20 लाख 25 लाख का, 1.5 लाख का काम है, लोग थोक के भाव में बेच दिए थे उसको। ठीक, आपने सुझाव दिया, मुख्यमंत्री परीक्षण कर लेंगे। भूपेश बघेल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न वन मंत्री से है कि 2020-21 से लेके 2024-25 तक के फरवरी तक के लघु उपज कितना खरीदा गया, और माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है उसमें 20 में 156, 21 में 119, 22 में 61 और 23 में 50 और 24-25 में केवल 15 करोड़ 43 लाख की खरीदी की गई है। तो एक तो ये लगातार इसमें कमी क्यों आ रही है, और दूसरा ये है कि 2024-25 में कौन कौन से लघु उपज आपने खरीदी की, कितने कितने मात्रा में? सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाहिए है मैंने उसकी पूरी कॉपी उपलब्ध कराई है। जहां तक 2020-21, 21-22 में जो लघुनोपज खरीदी गई उसमें 67 प्रकार के लघुनोपज के खरीदने का प्रावधान है अध्यक्ष महोदय। और वो दौर जब था जब उस समय में पूरे देश में कोरोना काल था, छत्तीसगढ़ में भी था, और उस कोरोना काल में जो लघुनोपज है वो शासकीय तौर पर खरीदा गया। जो प्राइवेट सेक्टर में है उन्होंने नहीं खरीदा, क्योंकि उस समय में एक वो था, भाव था कि हम किसी का कहते सामग्री परचेस ना हो, और ओपन मार्केट नहीं था। इसके कारण से जो राशि है वो बढ़ी हुई दिखाई दे रही है 21-22, 22-23 की। और उसके बाद जो है 61 करोड़ का, उसके बाद फिर 50 और भी 15, और ये भी पिछले महीने का रिकॉर्ड है अध्यक्ष महोदय, और ये भी इसकी भी लागत बढ़ जाएगी। और 67 प्रकार के जो अपने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो लघुनोपज है उसका भी मेरे पास जानकारी है। आप कहें तो मैं उसको मैं पढ़ करके यहाँ पर बता देता हूँ अध्यक्ष महोदय। नहीं, उपलब्ध करा दें। और कोई प्रश्न करना? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये खरीदी में जो कमी आई है इसीलिए मैंने प्रश्न पूछा, क्या जो 67 प्रकार की खरीदी आपके 2020-21 में जानकारी दी, 2024-25 में केवल 15 करोड़ अभी फरवरी तक के आपने कहा, केवल अब मार्च तो अभी एक महीने में कोई ज़्यादा खरीदे हो तो ना, महुआ अभी आ रहा है और खरीदना शुरू भी नहीं हुआ है। तो इसमें 2024-25 में कितने प्रकार के लघुनोपज आपने खरीदी की? मैंने पहले उत्तर में बताया अध्यक्ष महोदय, पूरे 27 प्रकार के 67 प्रकार के हमारे लघुनोपज हम खरीद रहे हैं। और अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है 24-25 में, वो ये भी जो डाटा है ये भी 50 करोड़ के आसपास आ जाएगा अध्यक्ष महोदय। तो फरवरी से लेकर 15 करोड़ फरवरी तक के, तो इसी महीने बता दीजिए कितने करोड़ खरीदी किए हैं और क्या क्या खरीदी किए हैं और उसका क्या उपयोग हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको पूरे सदन की जानकारी में लाना चाहूंगा। इसमें हमारे पूरे जो 67 प्रकार के जो हमारे लघुनोपज हैं उसको